हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। हमारी जो क्लास है एसएससी मेंस के लिए कंडक्ट की जा रही है। आज की डेट है 13 जुलाई। चलिए हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ये फॉर्मेट में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज करंटली व्हिच इंस्टीट्यूट प्रोवाइड 5 करोड़ टू स्टार्टअप। हम जो स्टार्टअप्स हैं 5 करोड़ देखिए, हमें चार ऑप्शन है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मुंबई। राइट ऑप्शन इज आईआईटी मद्रास ने दिल्ली कहा है प्रोवाइड 5 करोड़ स्टार्टअप्स। नेक्स्ट राइट आंसर। IIT Madras today announced that they will provide an investment of up to 5 crore selected sports startup। खेल के क्षेत्र में जितने स्टार्टअप्स होते हैं जैसे कुछ सेलेक्टेड स्टार्टअप्स होंगे 5 करोड़ का एक कॉन्क्लेव स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव दिल्ली में का टारगेट है ऑलमोस्ट 8 स्पोर्ट्स टेक स्टार्टअप्स को। अच्छी बात है, हम जानते हैं काफी गवर्नमेंट भी आ रही है, लेके आई भी है टारगेट ओलंपिक तो इंडिया क्या से देखें काफी बड़े स्टार्टअप्स हैं। 5 provided by the IIT Madras प्रवर्तक टेक्नोलॉजी। साथ ही IIT मद्रास एक 4 ईयर कोर्स 2020 एकेडमिक 2025 वर्ष है। IIT मद्रास के द्वारा नया कोर्स शुरू किया गया 4 साल का स्पोर्ट्स साइंस पर आधारित एक जानते हैं कि सब्जेक्ट है से यूज स्पोर्ट्स साइंस नाम से एक पूरे का रन किया जाए IIT मद्रास। नेक्स्ट विच कंट्री विल इनॉग्रल ओलंपिक 2020 2025 का देश जो है ओलंपिक। अब तक हम क्या देखते आ रहे हैं, ओलंपिक दो तरह के हो रहे हैं, पैरालंपिक। राइट, अब तीसरी गेम होगा विच होगा। हमारे सामने चार ऑप्शन है, जापान, साउथ, चाइना, जर्मनी, सऊदी अरेबिया इज राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सऊदी अरेबिया। Okay? Saudi Arabia will host the inaugural Olympic Sport Games in year 2025। okay? और ये किसने अनाउंस किया है? इट हैज बीन अनाउंस्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक IOC, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा अनाउंस किया गया है। इसके बारे में फाइनल डिक्लेरेशन कब होगा? विल बी डिसाइडेड ऑफ इनॉग्रल फंक्शन पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह है यहाँ पर इसके बारे में राइट रेटिफाई किया जाएगा। इट मींस डिसाइडेड। लास्ट ईयर क्या हुआ? सऊदी अरेबिया लॉन्च्ड एनुअल वर्ल्ड कप 2024 2023 दैट हम जो है वर्ल्ड कप लॉन्च करेंगे। उन्होंने यह भी सही, जो पहला एडिशन है वो कब किया जाएगा? फ्रॉम जुलाई 3 टू अगस्त 25। ये ऑर्गेनाइज हो रहा है इस साल 2024 में। कब हो रहा है ये? जुलाई से 25 अगस्त 2024। वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हो रहा है? सऊदी अरब के याद में। अब सऊदी अरेबिया जो है क्या करेगा 2027 के कप
होस्ट करेगा, फुटबॉल का लीग होगा, साथ ही 2029 में गेम्स को भी ऑर्गेनाइज कर, बड़ी बात है। चलो ये तो कर सकते हैं, फुटबॉल कप है, फुटबॉल का एशिया कप है, वो तो सऊदी अरब ऑर्गेनाइज कर सकता है, बट ये विंटर गेम्स कैसे करेगा? मतलब आप सोचो कि वहाँ पे इतना मरुस्थल है, बारिश भी बहुत कम होती है, तो वहाँ तो मतलब क्या चांसेस हैं कि मतलब विंटर गेम्स आयोजित हो जाए, गेम्स, एशियन विंटर गेम्स के लिए क्या है, बोर्ड बनाया जा रहा है, लिबिया कंडक्ट, काफी बड़ी तैयारी स्पोर्ट्स को, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल्स प्राइम मिनिस्टर कमल दहल प्रचंड बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी? देखा है कि नेपाल में पॉलिटिकल टर्मोइल है, कि पॉलिटिकल जो चेंजेस आते हैं लीडरशिप के फ्रीक्वेंट आते हैं, फ्रॉम 2015 के बाद से ही कभी प्रधानमंत्री बनते हैं, एपी ओली देखते आ रहे हैं, और इसलिए यही हुआ है। कमल दहल वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, करंट प्राइम मिनिस्टर, कमल दहल प्रचंड हैज रिजाइंड, पोस्ट ऑफ पास मत है, उन्होंने नेपाल की पार्लियामेंट में लॉस्ट कर दिया, वहां पे टोटल सीट है 275, आउट ऑफ विच मिले हैं ऑलमोस्ट। अब क्वेश्चन इस रिगार्डिंग है, कमल दहल प्रचंड पार्टी से आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी, सेकंड इज नेपाली कांग्रेस, थर्ड इज राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, फोर्थ वन इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओविस्ट। देखिए द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑप्शन पार्टी ऑफ नेपाल माओविस्ट, माओवादी केंद्र पार्टी है, से बिलोंग करते हैं कौन, फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर सर पुष्प कमल दहल प्रचंड। लोस्ट द मेजोरिटी ऑन फ्राइडे, मीन कल की बात है ये, कल ही उन पार्लियामेंट में क्या हुआ था, वोटिंग हुई थी फॉर दी कॉन्फिडेंस, गवर्नमेंट पास मत है या नहीं, रिजल्ट निकल कर आया कि वो पास हो चुकी है, पास पूरे नंबर ऑफ मेजोरिटी वोट सही है, वो उनको नहीं मिले, राइट। और ये कब हुआ है, 10 दिन पहले क्या हुआ था कि पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओविस्ट कोalition पार्टी थी, कोalition गवर्नमेंट है, वो किसके साथ है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, आई आई एम, दैट इज मार्क्सिस्ट माओविस्ट सेंटर प्लस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, दो पार्टीज है जिन्होंने मिलकर क्या बना है, अपने वो किस कमल दहल प्रचंड कहाँ से हैं, कई मार्क्स पार्टी से हैं, राइट। और इन्होंने अपना सपोर्ट वापिस, UML has withdrawn on his support from the PI, और इसी के चलते क्या हुआ है कि वहां पर अब नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, UML के होंगे शर्मा, तो पहले भी नेपाल के प्रधानमंत्री, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट, इट वॉज दी प्रचंड थर्ड टेन्योर, ये प्रचंड का, पुष्प कमल दहल प्रचंड का तीसरा टेन्योर था, तीसरा कार्यकाल था, कब शुरू हुआ था, दिसंबर 2022 में। अभी इस दौरान ही 1.5 साल में ही पर जो है 4 बार 4 टाइम्स वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो ये लाया गया, बट हर बार तो क्या है कि कर गए, बट दिस नॉट सक्सीड, और वो फेल हो गए, और सरकार, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एमएल चेयरमैन कौन है, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, एपी शर्मा ओली, एक बाई दी नेपाली कांग्रेस शेर बहादुर देउवा। अब क्या है कि देख, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो है यूएमएल के लीडर कौन है, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली के
और उन्हें बैक कौन कर रहा है? बाय दी नेपाली कांग्रेस लीडर शेर बहादुर देवबा। क्या होगा? केपी शर्मा ओली क्या होंगे? ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? अब क्या है कि उन्होंने क्या किया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट है वहां के रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल के पास ये लेकर गए अपना मत की भाई सरकार बनाना चाहते हैं। अब नेक्स्ट 30 डेज में पार्लियामेंट में अपना मेजोरिटी जो है वो सिक्योर करना पड़ेगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस काइंड ऑफ बताना होगा कि हमारे पास बहुमत है सद में। कब होगा? नेक्स्ट 30 डेज ऑफ दी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। करंट पोजीशन क्या है नेपाल की पार्लियामेंट की? नेपाल की टोटल है 25 सीट, राइट। का मतलब ये होता है पार्टी को अगर मेजोरिटी में गवर्नमेंट बनानी है देन ही दैट पार्टी विल 138 वोट्स। अब नेपाली कांग्रेस का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? 89 मेंबर्स है, वो कहां से हैं? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के लीडर कौन है? सबसे ज्यादा सीट्स शर्मा ओली की पार्टी की है। सेकंड नंबर पे है कौन? सॉरी फर्स्ट नंबर पे है नेपाली कांग्रेस, माफ कीजिएगा, पहली पार्टी है सबसे ज्यादा सीटें मिली वो है नेपाली कांग्रेस, 89 सीट के अंडर में है बहादुर देव। उन्होंने सपोर्ट किसे किया? सपोर्टेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सेंटर, जो पार्टी से कौन बिलोंग करते हैं? हमारे कमल दहल, राइट। सेकंड नंबर पे जो सबसे मैक्सिमम सीटें किसकी है? केपी शर्मा ओली की पार्टी है, राइट। फर्स्ट और थर्ड पार्टी है मेजोरिटी में जिसके पास सर्वाधिक सीटें मिलकर गवर्नमेंट बनाई, और अब इन्होंने क्या किया? नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। प्रेसिडेंट कौन है ये याद रखिएगा? रामचंद्र। नेक्स्ट इज which state had as the best state in horticulture and agriculture leadership? भारत के किस राज्य को हाल ही में पुरस्कार 2024 बागवानी के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? was held in the Delhi कॉन्फ्रेंस। अवार्ड जो है 2008 से लगातार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, पुरस्कार भी दिए गए हैं, राइट। और इसमें जो स्टेट है क्या मिला है कि ऐसा राज्य यहाँ पर हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए राज्य के द्वारा नए नए प्रयास किए गए। तो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए हैं, वजह से उन्हें बेस्ट कैटेगरी का अवार्ड मिला है एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2020। अभी क्या होता है, ये अवार्ड किसे मिलता है? अवार्ड इज गिवन टू द स्टेट्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क इन प्रोड्यूसिंग इनोवेटिव प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। नागालैंड का बागवानी विभाग है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, ये अवार्ड इसलिए दिया गया है बिकॉज इट हैज ब्रॉट इनोवेटिव programs as well as policies ultimately promote the horticulture of the concerned state। उस संबंधित राज्य के जो बागवानी है प्रकार प्रमोट करें, किसानों की आय किस तरह से बढ़े, सिक्योरिटी कैसे हो और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे कर पाए, अवार्ड। और ये कब हुआ था? was given at the 15th कल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव, 15वीं कॉन्क्लेव है नई दिल्ली के अंदर ये अवार्ड, राइट। एनुअल अवार्ड्स व्हिच हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड 2008 for recognizing एक्सेलेंस लीडरशिप रोल प्लेड बाय एन। मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसके द्वारा भी व्यक्ति स्तर पे भी कुछ प्रयास किए गए बागवानी को बढ़ाने के लिए, बागवानी को प्रमोट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन बात की जा रही है द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ऑफ नागालैंड स्टेट, वो भी क्या है वहाँ की संस्था है, उसके द्वारा क्या किया उपाचार किए गए हैं अलग हॉर्टिकल्चर के लिए प्रमोट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर अबाउट रूरल प्रोस्पेरिटी। गाँव के अंदर हम जानते हैं, गाँव के पूरे भारत की बात करें मोर देन 60% और 60% लोग जो हैं डिपेंडेंट हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, राइट। अब क्या है कि
गाँव के अंदर है, आप जानते हैं कि बारिश, हमारा जो भारत की खेती वो एक मॉनसून का गैम्बल कहा जाता है। अगर हमें रूरल इकोनॉमी को एम्पावर करना है, फार्मर्स हैव टू प्रोवाइड देम सिक्योरिटी। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रयास किया गया है वहाँ की हॉर्टिकल्चर, बागवानी बढ़ाया जाए। अब देखिए नागालैंड के पास क्या है, तो जीआई टैग मिला है, जोग्राफिकल रजिस्ट्रेशन, यही पंजीकरण के लिए हुआ है। नागा मिर्च, साथ ही नागा ट्री टोमेटो, वहाँ का नागा पेड़ के टमाटर है, उस पे नागा स्वीट, नागालैंड की जो मीठा मीठा खीरा है उसके लिए भी क्या मिला है, सही। याद रखिएगा, फैक्ट प्रदेश है राजस्थान, मैक्सिमम क्या है अंडर क्षेत्र में कितना एरिया बागवानी, कितने क्षेत्र में बागवानी की जाती है, क्षेत्र के हिसाब से जो मध्य प्रदेश टॉप रहे, याद रखिएगा। राजस्थान भी है, नागालैंड भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या साइंड म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट फॉर दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कंट्री। भारत में किस साथ जैविक उत्पाद होते हैं के लिए पारस्परिक मान्यता का हस्ताक्षर, ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ हमने कहा है हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं तो हम एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया ऑर्गेनिक नाम से। और 21 देश के साथ किया है, तो देखिए चार ऑप्शन क्या है हमारे, नेपाल, भूटान, म्यांमार और ताइवान। ऑप्शन डी ताइवान इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दी। ताइवान के साथ हमने किया है 8 जुलाई को किया है, 8 जुलाई से जो है ताइवान के साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डील करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। बात करते हैं इस क्या हुआ है, रिकॉग्निशन एग्रीमेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन इंडिया एंड ताइवान इफेक्ट फ्रॉम 8th ऑफ जुलाई, 8 जुलाई से ये वर्किंग में आ जाएगा। कब साइन हुआ है, एट द 9th वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड मीटिंग, हमारा व्यापार है उसकी 9th मीटिंग हुई है, उसमें डिसीजन लिया गया है कि हम भारत और ताइवान करेंगे। भारत की तरफ से ये पहला बाइलेटरल फॉर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक बात करते हैं, ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उसका मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि जीरो कर देना, उसका मतलब है फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर, राइट। ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक खाद का यूज करते हुए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का फर्टिलाइजर का यूज करते हुए हम करें, राइट। So the implementing agency of the MRA will be the EPIDA, which is known as Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority। EPIDA है हमारे भारत के जो उत्पाद हैं, ऑर्गेनिक उत्पाद, जैविक उत्पाद हैं, एक्सपोर्ट के लिए का जिम्मेदार होगी इम्प्लीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसका मतलब क्या है, भारत ताइवान को एक्सपोर्ट करेगा, वो इस संस्था के माध्यम से अंडर में रेगुलेशन के माध्यम से एक्सपोर्ट करेगा। तो और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, इट कम्स अंडर दी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो गए मंत्रालय के अंदर में। ये तो रही भारत की बात। और हाँ, ताइवान से कौन सी देश है, कल्चर एंड फूड है डील की। हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और तो खेती ऑर्गेनिकली कंफर्मेशन का प्रोग्राम हमने चलाया है, जिसके अंतर्गत इसका प्रोडक्शन हो रहा है और ये एग्रीमेंट हमने किया है। कन्फर्मिटी ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक नाम है राष्ट्रीय राष्ट्र राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, हुआ था वर्ष 2001, 2001 से प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव हम चाहते हैं भारत में जैविक उत्पादों की संख्या बढ़े और उसका हम एक्सपोर्ट कर पाए, राइट। क्या होता है कि जो NOP नेशनल
प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक के अंतर्गत क्या होता है, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेट दिए जाएंगे कि ये प्रोडक्ट जो हमारा ऑर्गेनिक है, और लेबलिंग के साथ ऑर्गेनिक लोगो होगा, प्रोडक्ट को जो भारत सरकार के द्वारा ताइवान को, राइट। अब इससे क्या है कि एडवांटेज क्या मिलेगा, हम ऑर्गेनिक कौन कौन से गुड्स हैं, ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोर्ट करेंगे ताइवान को, राइस चावल होगा, प्रोसेस्ड होंगे, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ होंगे, ब्लैक और हर्बल टी होगी, मेडिसिनल प्लांट होंगे, पौधे हैं उत्पादक वो भी बेचे जाएंगे ताइवान को, लेवलिंग ऑफ या ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लोगो नाम से ब्रांडिंग के साथ इसे बेचा जाएगा। हमने बात की नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये कब हुआ है, इट लॉन्च इन 2001, 2001 में शुरुआत की गई है। इट इज मैनेज्ड बाय द एपिडा, हमने पढ़ा है कि ये ऐसी एजेंसी है भारत से ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स है, ऑर्गेनिक गुड्स का एक्सपोर्ट डील करती है, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड भारत का जो उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य मंत्रालय है इसके अंतर्गत आती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव नेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको कैरी आउट करना। अभी संस्था की हम खूब सुन रहे हैं के बारे में, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट एजेंसी क्या है ये, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एक्ट 85 में लाया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, known as एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, लाया गया 1985 में। हम जानते हैं अगर किसी कानून के द्वारा किसी संस्था को बनाया जाता है तो कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, मींस सांविधिक निकाय या वैधानिक निकाय, राइट, कहा जाता है इसको वैधानिक निकाय। एपिडा है, ये क्या है, स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एक्ट ऑफ 1985, उन कानून के तहत बनाई गई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। और इससे पहले क्या था कि ऐसा नहीं कि इस संस्था को बनाने से पहले हमारे पास कोई हमारे एग्रीकल्चर करती हो थी, उसका नाम था FE, प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट, कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता है, हमारे पास नई को पढ़ेंगे। मंत्रालय के अंदर आती, इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, उसके अंतर्गत संस्था। देखिए ये आज का करंट अफेयर इतना ही था, आर्टिकल्स आए हैं एडिटोरियल, वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास विद द डायरेक्टरेट, एयर कंडीशनर्स का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, आर्टिकल्स क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं कुछ दिन की, 8 जुलाई, 9 जुलाई और 10 जुलाई को 3 दिन ट्यूसडे लगता है, थोड़ा रिवाइज कर लेना चाहिए। से हम क्लास भी इसमें ऐड करते रहेंगे, आपका क्विकली रिवाइज होता रहे। आप चीजें स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं कि कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिवस डिक्लेयर किया गया विच इज नॉन एज किसान हत्या दिवस। देखिए आप सभी को पता है 25 1925 को भारत में आपातकाल लगाया गया। ऑन द डे ऑफ 25 1975 was नेशनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन इंडिया, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, राष्ट्रीय आपातकाल डिक्लेयर भारत में। उसी ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है किसान हत्या दिवस मनाएंगे 25 जून। नेशनल इमरजेंसी हमारे लिए क्या है कि डेट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया, कब तक रहा, ऑलमोस्ट 21 मंथ्स, महीनों तक ये रहा। प्राइम मिनिस्टर कौन थी, प्राइम मिनिस्टर वाज इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी हैं द्वारा ये राष्ट्रीय आपातकाल है वो किया गया। समय के प्रेसिडेंट कौन, प्रेसिडेंट वाज फखरुद्दीन अली अहमद। हमारे लिए 2-3 फैक्ट बड़े, फखरुद्दीन ये हमारे लिए काम की चीज है। डेट कब कब अनाउंस किया गया इमरजेंसी को, उसमें प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी।
राष्ट्रपति कौन थे? माननीय फखरुद्दीन। राइट, यहाँ तक क्लियर। अब थोड़ा हम बात करते हैं कि इमरजेंसी लगाई गई उसका आधार क्या था। आर्टिकल के तहत इमरजेंसी लगाई गई थी, बेस्ड ऑन द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत यह आपातकाल घोषित किया गया था। के बैकड्रॉप में क्या होता है कि 1971 when इंदिरा गांधी was elected as the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पीएम कौन थी? श्रीमती इंदिरा। वो जब प्रधानमंत्री बनती हैं उसके बाद क्या होता है, करप्शन के केसेस निकल कर आते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द करप्शन केसेस बिहार में क्या होता है, पी नारायण थे, चलाया विच वॉज नॉन एज एपी मूवमेंट। और टोटल संपूर्ण क्रांति जिसे नाम दिया गया, एपी मूवमेंट या टोटल रिवोल्यूशन कहा गया इसको। तो ऑब्जेक्टिव था कि सरकार के द्वारा काफी करप्शन किया गया है, इस बारे में जांच होनी चाहिए। बात क्या होता है, इन ईयर 1975, ईयर 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एज, कि आपने जो इलेक्शन जीता है इट इज बेस्ड ऑन दी मेल प्रैक्टिस। आपने कुछ गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है, सरकारी मशीन का इस्तेमाल किया है और आप इलेक्ट हुई प्राइम मिनिस्टर। का जो इलेक्शन है क्या कर दिया, आउट कर दिया कि आप जो है इलेक्ट नहीं, आपका चुनाव जो है रद्द होता है। अब इसी आधार पे क्या होता है, अंडर दी आर्टिकल 352 देन प्राइम मिनिस्टर श्री नेशनल आधार क्या थे, आधार थे। फर्स्ट था वॉर, यानी सेकंड वाज एक्सटर्नल अग्रेशन, थर्ड वाज आर्म्ड रिबेलियन, सॉरी इंटरनल डिस्टर्बेंस। हर आर्टिकल ग्राउंड्स थे जिसके आधार पे संविधान के अनुसार आर्टिकल 52 के तहत आधार थे के बिहाफ पर देश राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था। पहला क्या था, सेकंड था एक्सटर्नल अग्रेशन, थर्ड वन वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक आंतरिक अशांति। इंटरनल डिस्टर्बेंस आंतरिक शांति के आधार पर जो है ऑनरेबल द्वारा वहां उस पर नेशनल, राइट, ये बात इसकी ग्राउंड की। हम बात करते हैं कि इमरजेंसी कैसे इन्वोक होती है। क्या होता है कि अगर इमरजेंसी इन्वोक करनी है, ग्राउंड होने चाहिए इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर। बट इन 78 में दूसरा प्रोविजन आंतरिक कर दिया, आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह है, आर्म्ड, उस केस इमरजेंसी लगाने का आधार बनता है, अदरवाइज नहीं। इमरजेंसी लगाने के लिए क्या होता है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति साइन करते हैं, लागू होती है। बेसिकली होता है हमारे पीएम होती है, सर रिक्वेस्ट जाती है किसके पास, के पास करनी होती है सर आर्टिकल, राइट। इसका प्रोसीजर क्या है, 1978 से पहले 1978 से पहले क्या था, अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम करनी है के लिए 2 मंथ में पार्लियामेंट से अप्रूव करना फर्स्ट प्रायर 1978 बट क्या हुआ 1978 के बाद ये डिसाइड किया गया that the parliament has to pass the books the emergency throughout the country or part of भारत के किसी भारत वर्ष में इमरजेंसी लगानी है तो पार्लियामेंट के द्वारा किस बहुमत से 1 महीने में पास करना पड़े, राइट।
1 मंथ में पास करना पड़ता है। स्पेशल सिक्योरिटी के क्या होती है 50% प्लस ऑफ दी टोटल सदन में। मान लीजिए लोकसभा के अंदर है या राज्यसभा के अंदर है, टोटल मेंबर्स हैं का परसेंट प्लस 1 होना चाहिए। साथ ही थर्ड होना चाहिए किसका प्रेजेंट है पार्लियामेंट और वोट कर रहे हैं। प्रेजेंट एंड कहा जाता है स्पेशल मेजर पास करना जरूरी है। और ये कितने टाइम तक लागू रहती है फॉर दी नेक्स्ट। और क्या होता है हर 6 महीने बाद अगर इमरजेंसी बढ़ाना है, ये सेम प्रोसीजर होगा, सेम प्रपोजल लाया जाएगा, पास करना होगा और ये डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, डेफिनेट टाइम पीरियड नेशनल इमरजेंसी लाई जा सकता है, प्रावधान है। क्लियर? बेसिक करी थी और दी नेशनल was invoked under the article 350 of the। चलिए अब जो है हमारी क्लास को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, पहले क्या पढ़ा है। राइट, पढ़ा है कि यूएस के वॉशिंगटन डीसी में नेटो की 75वीं एनिवर्सरी मनाई गई है। नेटो क्या है 1940 कलेक्टिव सिक्योरिटी डायलॉग कलेक्टिव सिक्योरिटी एक संस्था है, बना था 1940। वर्तमान में 32 मेंबर्स हैं और रिसेंट मेंबर कौन से 31वां देश तो फिनलैंड है, 32वां है पहले काम करी। सेकंड इज बंधन बैंक। बंधन बैंक के लिए interim एमडी और सीईओ को किससे अपॉइंट किया गया है रतन कुमार केश हैज बीन अपॉइंटेड एज दी interim मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज ऑफ दी ईयर। थर्ड वन इज 16th फाइनेंस कमीशन, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया जो कि आयोग के चेयरमैन भी थे, कब से कब तक 2015 से 2017 तक। क्या बनाया गया है नीति का चेयरमैन, और इन्हीं को रिकमेंडेशन है वो कब से कब अवेलेबल होगी 31 अक्टूबर 2025 तक इन्हें अपनी रिकमेंडेशन करनी होगी। राइट, अवार्ड पीरियड है की अनुशंसाएं कब से कब लागू होगी 1 अप्रैल 2026, 5 साल तक। राइट, 31 मार्च 2030 रिकमेंडेशन लागू रहेंगी 16वें वित्त आयोग की। नेक्स्ट इज ईरान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, तो कौन जीते हैं मसूद पेजेशकियां। मसूद जो है ईरान के नए प्राइम मिनिस्टर। ध्यान रखिएगा ईरान की जो प्रधानमंत्री हैं हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट को वहां के यस जिसे कहते हैं सुप्रीम लीडर, वो कौन है हयातुल्ला। राइट, यहाँ तक क्लियर। एक जो है ओला कंपनी, जानते हैं कैब एग्रीगेटर है ओला कंपनी, काम क्या है भारत में ट्रांसपोर्ट करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, बाइक्स एंड कार। राइट, और इसने लॉन्च किया अपना कृत्रिम एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म। कृत्रिम एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है ओला कंपनी। रिसेंटली क्या हुआ था कि कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी अवार्ड दिए गए, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिए गए थे, भारत से 3 किताबें गई थी, जैसे बॉम्बे की हैं संजना ठाकुर जी, ने मिला है इस वर्ष का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज वर्थ रुपीज 5000 यूरो, मतलब 5000 यूरो अवार्ड उनको, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले क्या है भारत से 2 राइटर और हैं जिनको अवार्ड मिल चुका है, पाराशर कुलकर्णी जी, पांडे, नाम आप जरूर दें। भारत से पहली राइटर नहीं है, इससे पहले भी 2 व्यक्ति हैं कुलकर्णी जी, टीका पांडे जी, इन्हें अवार्ड। हम बात करते हैं कि एशिया कप की फॉर्मेट में होने वाला है, वो कहाँ आयोजित होगा, नवा एडिशन होगा वुमेन्स एशिया कप का, कहाँ होगा श्रीलंका में, इन फॉर्मेट ऑफ T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। कब से कब तक ये खेला जाएगा 20 से 28 साल। राइट, नेक्स्ट अजरबैजान विल होस्ट द COP20, जानते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, यूनाइटेड फ्रेमवर्क पार्टीज जाती है, होगी इस साल
2024 डिवीजन क्या है, सेंट्रल एशियन, राइट। हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज हुई थी भारत और मंगोलिया के बीच में, इसका नाम है एक्सरसाइज नोमैडिक, राइट। इसका था कोलमा एडिशन एडिशन, ये कहाँ हुआ, मेघालय के ब्रेन ट्रेनिंग नोड मुंबई के अंदर, याद रखिएगा। ये क्या है, मंगोलिया इज है लैंड लॉक्ड कंट्री, क्या है, चाइना के बीच में लैंड लॉक्ड। सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी देश, वो है कजाकिस्तान। के बात कोई करनी जाती है तो वो पहला कौन सा है, सेकंड नंबर पे आए ज्योग्राफी के लिए, और तो रशिया है, पर क्या है इसके पार्ट में, bordered by China in the part, right? Next is aspirational districts program, ये न्यूज में था, आयोग के द्वारा अभियान चलाया गया था, संपूर्णता अभियान, was implemented which implemented in the 112 most underdeveloped districts of country, 500 आकांक्षी ब्लॉक्स, aspirational ब्लॉक, 12 आकांक्षी जिले, 500 आकांक्षी ब्लॉक में इस प्रोग्राम को पूर्णता अभियान करना था, 100% एफिशिएंसी, न्यूज में था और हमने इसी रिगार्डिंग इसे पढ़ा था। कुल 12 पैरामीटर था इसमें, या तो ब्लॉक के लिए या इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है इन 2018 में किया है, भारत के कुल 12 जिले इसके अंतर्गत, राइट। नेक्स्ट इज एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, वो है was launched by the आधार पर इसको ऑब्जेक्टिव है भारत के कुल डिस्ट्रिक्ट 500 ब्लॉक्स में गवर्नमेंट की आवश्यक सेवाएं, एसेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट की प्रोवाइड करना, राइट। एक हमने फिगर देखा था दैट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन हैज रिलीज्ड डेटा रिगार्डिंग द इन्फॉर्मल सेक्टर्स, इन्फॉर्मल सेक्टर की प्राइजेस हैं वो किस राज्य में सर्वाधिक है, ध्यान रखिएगा। पहला है पश्चिम बंगाल, थर्ड है हमारा महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र, जहां पर असंगठित सर्वाधिक उद्यम है, राइट। रिपोर्ट एस एस पे था ऑर्गेनाइज, और हमने क्या पाया था, पॉइंट जो कि पहले से 11 करोड़ से कम होकर के 10 करोड़ 96 लाख इसमें रह गए इनफॉर्मल सेक्टर, राइट। नेक्स्ट इज डिजिटल भारत, ये हमने देखा था क्या होता है कि हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी क्या करती है, ग्रामीण इलाकों में, विकास के इलाकों में अपनी संचार सेवाएं वो प्रोवाइड करती नहीं, रेवेन्यू के लिए अच्छा सोर्स नहीं, वहाँ डेंसिटी की संख्या होती है वो भी कम होती है। क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2003 में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन का बेसिक क्या काम है, दैट रिसीव 5% ऑफ एनी एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू फ्रॉम द टेलीकॉम कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर दी टेलीकॉम। भारत के जो दूरदराज के इलाके, ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी, ये कंपनीज जो है टेलीकॉम सर्विस करती हैं, वहाँ पर कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। तो फंड कहाँ से आता है, जब टेलीकॉम कंपनीज गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद अपने सर्विस चार्ज होते हैं अदर कंपनीज करने के बाद पैसा बचता है, टोटल रेवेन्यू बचता है, उसका 5% है वो इसमें आता है इस फंड के अंदर। रिसेंटली क्या हुआ, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिप्लेस यूएसओएफ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन बाय दी डिजिटल भारत, भारत निधि के द्वारा, इस फंड के द्वारा यूनिवर्सल सर्विस फंड को रिप्लेस। हम बात करते हैं सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, कारण इस बात कर रहे हैं स्थापना तो 2006 में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत स्टैट्यूटरी बॉडी है कि हाल हाल ही में प्राधिकरण के द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी की गई रिगार्डिंग दी लेबलिंग, मतलब की जो वैल्यू है पोषक तत्व है बारे में जानकारी होगी, वो सॉल्ट, शुगर, सैचुरेटेड फैट बारे में जानकारी किसी में बोल्ड और बड़े लेटर्स में। साथ ही इको को बोला गया, हमारा जो 2006 का कानून है, एक्ट है, व्हाट इन दी हेल्थ ड्रिंक बारे में आप नाम से जो है इंटरनेट पर ई ये कहा है। एफएसएस चेयरमैन कौन है करंट? गुरु चंद्रा, ये हमारे लिए याद रखिएगा। दैनिक निकाय है जिसकी स्थापना 2006 में, करंट चेयरमैन है, राइट। हम बात करते हैं ओलंपिक के बारे में। भारत की तरफ से जो ओलंपिक में पेरिस ओलंपिक में टीम जा रही है पर्सन, एफ डे मिशन बनाया गया, वो कौन है? गन नारंग जी। गन नारंग जी क्या है? इन शूटर हैं जिन्हें 2012 के लंदन ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर राइफल 2012 के ओलंपिक, और ये क्या था, इससे पहले मैरी कॉम जी थी, वो बनने वाली थी भारतीय टीम स्पोक्स पर्सन। का काम क्या होगा उस इवेंट में, पेरिस ओलंपिक इवेंट में भारत की तरफ स्टेटमेंट जाएगा, की तरफ से जाएगा, राइट, आफ्टर ईच एंड एवरी इवेंट। और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में कौन जीता 2012 के ओलंपिक्स। भारत का जो ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन स्थापना हुई थी 19 ऑफ सर दोराबजी टाटा के द्वारा। सर दोराबजी टाटा है, सर दोराबजी टाटा जो है पहले चेयरमैन थे, पहले प्रेसिडेंट थे। वर्तमान में कौन है? पीटी उषा, ये राज्यसभा से, राइट। एक हमने बात की जोरावर नाम की। जोरावर क्या है? जोरावर एक लाइट टैंकर ऑलमोस्ट 5 टन का डेवलप किया गया है आरडीओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया है। तो बेसिक तो हमारे हार्श कंडीशन ऐसे एरिया जहाँ पर बड़े टैंक से उनको ले जाना मुश्किल, हम देखते हैं आजकल की जो बैटल ग्राउंड है काफी चेंज, हाई टेरेन पे हिमालयाज हैं, हिमालयों में हमें, अगर आपको इनसे याद हो डोकलाम विवाद हुआ था, साथ ही गलवान घाटी में बात से हमें जरूरत महसूस, हमारे पास ऐसे लाइट टैंक होने चाहिए, एयर ट्रांसपोर्ट। रावण नाम का रावण कौन थे? राजा थे उन, राइट। बात करते हैं हम नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीपी क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं यांग कानून गो। क्या है? भारत का झारखंड राज्य ऐसा है जहाँ की कानून हो, बाल श्रम से मुक्त कर दिया गया, बाल श्रम मुक्त, मतलब चाइल्ड लेबर फ्री। माइका माइंस ऑफ झारखंड है चाइल्ड लेबर फ्री बाय दी नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स चेयरमैन से हुआ है, ये हुआ है कैलाश सत्यार्थी हैं, कैलाश सत्यार्थी पुरस्कार विजेता का नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा वहाँ की लोकल कम्युनिटीज हैं और डिस्ट्रिक्ट है सहयोग से वो किया गया, और लगभग 20,000 बच्चे, ऑलमोस्ट 20,000, ऑलमोस्ट have been evacuated Maika में, now they are studying, वो भी स्कूल पढ़ भी रहे हैं, का एनरोलमेंट स्कूल। हमारे लिए काम की बात क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? साथ ही किस राज्य को बाल राज्य की खानों को बाल श्रम मुक्त किया गया है? झारखंड की, राइट। भारत का जो पहला जीका वायरस केस कहाँ आया था? वो 2016 में आया था गुजरात के अंदर, कल ही पढ़ा है, पहले पढ़ा जीका वायरस जो किसको होता है? एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो है, वो क्या करता है? साथ ही, राइट,
जिप टाई, प्रोटेक्शन सारे पता है कि बाजू के कपड़े पहनिए, हटाना होने दें, प्रिवेंशन। नेक्स्ट इज द भारत बिल पेमेंट सिस्टम। भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, द्वारा डेवलप किया गया है, हैज बीन डेवलप्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का जो रिजर्व बैंक है उसके द्वारा तो बनाया गया है, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, राष्ट्रीय भुगतान, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। बेसिकली न्यूज, इट वाज इन न्यूज because of a guideline which have been reduced, which have been released by the RBI, that after 1st of July, after 1st of July 2024, the due payments of the credit cards will be paid through the Bharat Bill Payment System, not by not using third party gateways, party Amazon, Paytm का यूज ना करते हुए क्रेडिट कार्ड्स के बिल कहाँ से जाएंगे? भारत बिल पेमेंट सिस्टम। और इसका एडवांटेज क्या है? कई सारे पेमेंट कैश हो, और मोबाइल रिचार्ज करना हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर बिल हो, इंश्योरेंस हो, तो पेमेंट हम किससे कर सकते हैं? भारत बिल। यहाँ तक क्लियर? अब जो है एक बात करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ऑब्जेक्टिव, भारत और नेपाल की सीमा पर लगभग 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, 35 करोड़ सैपलिंग ऑफ बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड होगा गवर्नमेंट के द्वारा। ये तो है मित्र वन। वन मित्र हमने पढ़ी थी, वन मित्र गवर्नमेंट की सरकार के द्वारा के अंदर की वृक्षारोपण किया जाएगा। और ये जो मित्र वन है किसके अंदर लॉन्च की गई है? अंडर दी वृक्षारोपण जन अभियान 2024। यहाँ तक क्लियर? रिसेंटली भारतीय टीम के हेड कोच को चेंज किया गया है। वर्तमान में कौन तक वर्ल्ड कप था भारत का, T20 वर्ल्ड कप, तब तक कौन थे? 2024 का वर्ल्ड कप हुआ T20, तब तक कौन थे? मिस्टर राहुल द्रविड़। रिसेंटली किन्हें बना दिया गया है? गौतम गंभीर, भारत के पूर्व खिलाड़ी रहे हैं। और जो महिला टीम, क्रिकेट टीम, हेड कोच कौन है? वो है अमोल सर, हेड कोच ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम। सेक्रेटरी कौन है? मिस्टर सरकार। सेक्रेटरी कौन है? मिस्टर जयशाह। चेयरमैन कौन है? रोजर बिन्नी। बड़ी है रोजर बिन्नी। फर्स्ट इंग्लो इंडियन हैज बिकम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना कब? 90 नाडु सोसाइटी, राइट। यहाँ तक क्लियर? आगे बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री को। भारत के प्रधानमंत्री, रशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जैसे भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। रशिया का एक अवार्ड है, तो दिया गया है हम भारत के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। वो क्या है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड पोस्टल। ये अवार्ड दिया गया है अभी भारत के प्रधानमंत्री को यात्रा के दौरान। घोषणा हुई थी 2019, बट ये किया भी गया। लगभग 10 से अधिक देश हैं भारत के प्रधानमंत्री वहाँ का उस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी मोर देन, राइट, ऑफ नाइल। अच्छा, हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंडेक्स है फाइनेंशियल इनोवेशन रैंक। हर साल आरबीआई के द्वारा जुलाई में जारी होता है। उसका स्कोर होता है 0। राज्य को जीरो के लगभग की तरफ स्कोर मिलेगा, कम मिलेगा, इसका मतलब वहां के इनोवेशन बहुत, यहाँ राज्य का स्कोर 100 की तरफ बढ़ता होगा, इट मीन द स्टेट हैज एक्वायर्ड मोर फाइनेंशियल ग्रोथ वहां पर, राइट। का जो स्कोर था वो था 4.1, तब किया गया मार्च 2024 का डेटा है ये, का स्कोर निकाला गया 4.1।
बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इनोवेशन है, क्या है, सरकार से, भारत सरकार के द्वारा सब भारत के सभी नागरिकों को इकोनॉमी, सरकार से जो हमारी इंश्योरेंस सर्विस, हेल्थ हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हो, उसका कितना यूज कर पा रहे हैं, डायमेंशन, आयाम है, एक्सेस, सेकंड है यूज का उपयोग, थर्ड वन इज क्वालिटी, सर्विसेज जा रही हैं क्या उस तक सबकी पहुंच है, राइट, ये 5% क्या उसका उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, दिया गया कितना 5%, क्वालिटी को दिया गया है 20 टैक्स के तहत। क्या होता है, हर साल जुलाई में निकल जाती है एक बार, स्कोर होता है 0, क्या आप याद। अब नेक्स्ट बात करते हैं अडानी। अडानी कंपनी जो हम जानते हैं भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, अडानी सोलर पावर के ऐड किया है, ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ दी पेरिस ओलंपिक। भारत का जो पेरिस ओलंपिक में स्पॉन्सर कौन होंगे, अडानी कंपनी, अडानी जो है वो इसके होंगे। इन्होंने कैंपेन चलाया है, देश का गीत एट ओलंपिक, अभियान चलाया है कि राष्ट्र का राष्ट्र का राष्ट्रगान ओलंपिक कब बजेगा, जब वो फर्स्ट रैंक अचीव करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हमारा एजेंडा क्या है कि देश का नाम क्या दिया गया इन्होंने, देश का गीत, याद रखिएगा 2020 लेकर 2028 तक भारतीय ओलंपिक संघ है, इंडियन टाइप किसका हुआ है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, है कि सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी हमारी कौन सी, ओएनजीसी। भारतीय ओलंपिक संघ का पार्टनरशिप ओलंपिक के 2024, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं अडानी ग्रुप, ये हम कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम, राइट। और यहाँ हमारी क्लास खत्म होती है। हमने 8, 9 और 10 जुलाई का जो करंट अफेयर था उसको रिवाइज भी कर लिया, ठीक, साथ ही अगर रह गई हैं आज की, अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ट्यूटोरियल्स हैं काम के हैं, कुछ फैक्ट्स काम के हैं उनमें से, अगली क्लास में। आई होप कि ये तरीका आपको अच्छा लगे। अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट सजेशंस हो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिएगा। करता हूँ कि जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है आपको समझ भी आ रहा होगा और याद भी हो रहा होगा, और एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और निश्चित मिलेगी आपको। साथ के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और ज्वाइन